नमस्कार विद्वान साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्वान साथियों, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट 6। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 5 क्लासें अपन पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अपन ने विस्तृत अध्ययन किया है, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से एनालाइज करते हुए अपन ने अध्ययन किया है। साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन सामग्री आपको जो भी मिल रही है, कंटेंट आपको जो भी मिल रहा है वो ऑथोराइज है, एक्यूरेट है और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न है। इस बात का विश्वास रखना, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति के द्वारा साख नियंत्रण के उपकरण। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वर्ष में 6 बार या प्रति 2 माह मौद्रिक नीति जारी करता है और उस मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो मौद्रिक नीति के उपकरणों का प्रयोग करते हुए मुद्रा की पूर्ति को घटाता है, और यदि मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है अर्थव्यवस्था में तो साख नियंत्रण के उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए मुद्रा की पूर्ति बढ़ाता है। इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के द्वारा साख नियंत्रण के उपकरणों का प्रयोग करते हुए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। यह है आपके साख नियंत्रण के उपाय या मौद्रिक नीति के उपकरण। यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आ गया वहां एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आएगा, और उस क्वेश्चन के लिए ये आपका जो चार्ट बना हुआ है सामने यही पर्याप्त है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण है या नहीं है। जैसे मात्रात्मक उपकरण नहीं है तो 3 मात्रात्मक उपकरण दे देता है और एक गुणात्मक उपकरण दे देता है, ठीक है। और यदि मात्रात्मक उपकरण है के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो 3 गुणात्मक उपकरण लिखकर एक मात्रात्मक उपकरण लिख देता है। आपको इसमें आलो फर्स्ट सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं और गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं। मात्रात्मक उपकरण है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। इन दो में आप कंफ्यूज होते हैं, इन दो को आप रख लेना, एमएसएफ सीमांत स्थायित्व सुविधा और खुले बाजार की क्रियाएं। डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये खुले बाजार की क्रियाएं इस विकल्प को जानबूझकर ऑप्शन में डालता है ताकि अभ्यर्थी भ्रमित हो और गलत उत्तर का चयन करे। कैसे? जैसे प्रश्न बनाया, निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। एक ये दे दिया ऑप्शन में, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, और एक इनमें से कोई सा भी दे देगा, साख की राशनिंग दे देगा। जैसे तो ज्यादातर हम इसको क्लिक करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। राइट आंसर जो होगा वो साख की राशनिंग होगा। तो इन दो ऑप्शन को आप अच्छे से थोड़ा केयरफुली आप इनको लर्न कर लेना ताकि किसी प्रकार का संशय नहीं हो। ये मात्रात्मक उपकरण आपको याद रहने चाहिए और ये गुणात्मक उपकरण आपको याद रहने चाहिए। चार्ट को आप अच्छे से बना लेना अपनी नोटबुक में और इनको अच्छे से याद कर लेना। यहां से डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा जाता है। अब विद्वान साथियों, अपन समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो साख नियंत्रण के उपकरण है इसमें मात्रात्मक उपकरण तो क्या होता है और गुणात्मक उपकरण क्या होता है। आओ एक एक का हम अध्ययन करते हैं और बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से। हाँ तो साथियों, अपना फर्स्ट नंबर है मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण क्या होता है? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई विभिन्न बैंक दरों द्वारा व प्रतिभूतियों के खुले बाजार से क्रय विक्रय के द्वारा साख नियंत्रण करता है। इन्हें साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न बैंक दरों जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, इनमें परिवर्तन के द्वारा और साथ ही खुले बाजार में जो प्रतिभूतियां होती है उनको क्रय विक्रय के द्वारा साख नियंत्रण करता है। तो ये साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण कहलाता है। बैंक दरों का तो जैसे आपको समझ में आ गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मतलब जैसे अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण करना है, मुद्रा की पूर्ति घटानी है, तो ऋण महंगा कर देगा, मतलब बैंक दरों में क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा, बैंक दरें
जो दरें हैं वो बढ़ा देगा। जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, SLR है, CRR है, इनमें परिवर्तन कर देगा तो मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। और बढ़ानी होगी तो इनमें परिवर्तन कर देगा, मतलब दरों में कमी कर देगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैसे अपन ने लिखा है कि खुले बाजार से प्रतिभूतियों के खुले बाजार से क्रय विक्रय के द्वारा साख नियंत्रण करता है। जैसे मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में सिक्योरिटीज पड़ी है, प्रतिभूतियां पड़ी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, उन प्रतिभूतियों को बाजार में बेच देगा। बाजार में बेचने से जो मुद्रा है वो मुद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में स्टॉक हो जाएगा। उसका कहने का मतलब प्रतिभूतियों को बाजार में उतारेगा तो जो करेंसी है, मुद्रा है, रुपया है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी हो जाएगी, वो साख नियंत्रण हो जाएगा। इसके विपरीत जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो प्रतिभूतियों का क्या करेगा, वो एक तरह से प्रतिभूतियों को खरीदेगा और मुद्रा की पूर्ति बढ़ा देगा। एक मिनट अपना साथियों, एक बार अपना जो साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण, इसको अपन फिर से समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न बैंक दरों द्वारा व प्रतिभूतियों के खुले बाजार से क्रय विक्रय के द्वारा साख नियंत्रण करता है। इन्हें साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। हाँ, तो इसे साख नियंत्रण का क्या कहते हैं, मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न बैंक दरों में परिवर्तन करके और खुले बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके जो साख नियंत्रण करता है वह साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण कहलाता है, या साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय कहलाता है। जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था से मुद्रा की जो पूर्ति है वो ज्यादा हो रही है, उसको कम करना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, बैंक दरों में परिवर्तन कर देगा और बैंक दरों में परिवर्तन के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है उसको कम कर देगा। और इसी के विपरीत जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है तो बैंक दरों में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यह है साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण। और इसमें एक कंसेप्ट और है, वह है खुले बाजार से क्रय विक्रय करके, किसका, प्रतिभूतियों का। जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत ज्यादा है, मुद्रा स्फीति की स्थिति आ रखी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, अपने पास जो प्रतिभूतियां पड़ी है उसको खुले बाजार में बेच देगा और मुद्रा को अपने पास संग्रहित कर लेगा। हो गया साख का नियंत्रण, या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का जो ट्रीटमेंट करना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वो मतलब साख नियंत्रण के द्वारा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर लिया। इसके विपरीत जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग कम है, सॉरी पूर्ति कम है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, स्वयं के पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, लोगों के पास में जो प्रतिभूतियां पड़ी थी उसको स्वयं खरीद लेगा और स्वयं के पास में जो मुद्रा पड़ी थी उसको बाजार में उतार देगा, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। इस प्रकार यह है साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण। आरबीआई विभिन्न बैंक दरों द्वारा व प्रतिभूति के खुले बाजार से क्रय विक्रय के द्वारा साख नियंत्रण करता है, इन्हें साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट है CRR, नकद आरक्षित अनुपात। बैंकों की मांग जमा का वह हिस्सा जिसे बैंकों को आरबीआई के पास जमा रखना होता है, बैंकों की मांग जमा का वह हिस्सा जिसे बैंकों को आरबीआई के पास जमा रखना होता है CRR कहलाता है, नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। नकद का नाम आते ही समझ जाना, नकद आरक्षित अनुपात में नकद का नाम आते ही समझ जाना कि बैंकों की जो मांग जमाई है, जैसे मान लीजिए मेरा SBI में अकाउंट है, SBI के पास मैंने 1 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं, तो मेरी मांग जमा SBI के पास 1 लाख हो गई। इसका 4% वर्तमान में कितना है, ये 3 से 15% हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 4% है, आरबीआई के पास में इसको जमा करवाना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंकों को। फॉर एग्जाम्पल फिर से समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझना। मात्रात्मक उपकरण आपके समझ में आ गया होगा, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, एक कॉल आने की वजह से अव्यवस्थित हो गया था, लेकिन मैंने फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और CRR को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मेरा SBI में अकाउंट है, मैंने 1 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा रखे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मेरी मांग जमा 1 लाख है, इसी प्रकार जैसे 10 कस्टमर है उनकी 10 लाख हो गई, तो 10 लाख का 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में वर्तमान में 4% है, तो 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा करवाना पड़ेगा। ये कहलाता है CRR, नकद आरक्षित अनुपात, यानी बैंकों की मांग जमा का वह हिस्सा जिसे बैंकों को आरबीआई के पास जमा रखना होता है,
यह 3 से 15% तक हो सकता है, वर्तमान में 4% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर पर बैंकों को ब्याज नहीं देता है। समझ गए? समझ में आ गया? यानी जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों का मतलब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, उनकी जो मांग जमाएं हैं उनका एक फिक्स परसेंट सभी वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा रखना होता है। वो सीआरआर कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आ गया? ये वर्तमान में 4% है, लेकिन इसकी लिमिट है कि 3 से 15% के मध्य ये हो सकता है, कितना भी हो सकता है। उपयोग कैसे होता है इसका देखो, बहुत ही अच्छे से आप समझना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, समझने के बाद में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। सीआरआर में वृद्धि करने पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति घटेगी और कमी करने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। जैसे पहले अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल क्या है, तो रियलिटी है 4% जमा रखता है सीआरआर के रूप में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, मुझे कंट्रोल करना है, तो कहेगा कि आज से आपको 10% जमा करवाना पड़ेगा मेरे पास में। कितना? सीआरआर 10% कर दिया। पहले जो कॉमर्शियल बैंक 4% जमा करवाते थे, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में ले जाकर 10% रखेंगे। पहले उनके पास में लोन देने के लिए 96% बचता था, अब तो 90% ही बचेगा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अपने आप ही घट जाएगी। समझ गए? और इसके विपरीत जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना है, तो 4% की बजाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि आज से आप मेरे को 1% ही जमा करवा देना। तो पहले 4% जमा करवाते थे, कॉमर्शियल बैंकों के पास में लोन देने के लिए 96% बचता था, आज कितना बचता है? आज तो केवल आज कितना बचता है? आज 99% बचने लग गया, मतलब 96 से बढ़कर कितना हो गया? 99। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि रिजर्व स्टेट बैंक कॉमर्शियल बैंक से जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, एसबीआई है, आईडीएफसी है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, वो लोन पहले की बजाय ज्यादा बांटेंगे, क्योंकि अब उनके पास में मुद्रा ज्यादा बचेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में कम जमा करवानी पड़ेगी। समझ गए कंसेप्ट? जो सीआरआर का कंसेप्ट है। सीआरआर में वृद्धि करने पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घटेगी और कमी करने पर मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी। यह है आपका सीआरआर का उपयोग। एसएलआर क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात। सीआरआर आपके समझ में आ गया, एसएलआर भी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बैंकों की नकद प्लस गोल्ड प्लस विदेशी मुद्रा जमा का वह हिस्सा जिसे बैंक ऋण के रूप में न देकर स्वयं के पास जमा रखता है, एसएलआर कहलाता है। बैंक के पास में नकद है, विदेशी मुद्रा है, गोल्ड है, एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट्स है जो आईएमएफ जारी करता है। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद में जितना भी बैलेंस बनता है, जितना भी टोटल आता है, उसका एक निश्चित परसेंट कितना हो सकता है? 15 से 40 के बीच में हो सकता है। लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 18% है। वर्तमान में कितना है? एसएलआर 18% है। इतना स्वयं के पास में जमा रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में नहीं, स्वयं के पास में जमा रखना पड़ेगा। बाकी जो शेष बचता है उसको लोन के रूप में बांट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एसएलआर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों के नकद प्लस गोल्ड प्लस विदेशी मुद्रा जमा का वह हिस्सा जिसे बैंक ऋण के रूप में न देकर स्वयं के पास जमा रखता है, एसएलआर कहलाता है। ये 15 से 40% हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 18% है। ये काम किसे करता है? सीआरआर की तरह काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 18 से 25% कर देता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी, और यदि 18% से 10% करता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट है अपना हाँ तो साथियों, अपना नेक्स्ट साख नियंत्रण का उपकरण है बैंक दर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालीन ऋण देता है वह बैंक दर कहलाती है। वर्तमान में 4.25% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है वह बैंक दर कहलाती है। वर्तमान में 4.25% है। नेक्स्ट है रेपो दर। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियों के बदले जिस दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है रेपो दर कहलाती है। वर्तमान में रेपो रेट 4% है। नेक्स्ट है
रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई में जमा अल्पकालीन बस्तों पर जिस दर से ब्याज दिया जाता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। वर्तमान में 3.35% है। ऐसे तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। चलो 1 मिनट में याद कर लेते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तीनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक्स को लोन की आवश्यकता होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाते हैं, लोन लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर से ब्याज वसूल करता है वह बैंक रेट कहलाती है। तो फिर रेपो रेट क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मान लीजिए एसबीआई को एक बार लोन दे दिया, दोबारा फिर से उसको लोन की आवश्यकता पड़ गई। एसबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है कि मुझे लोन की जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आपको मैं लोन दे चुका, अब आपके ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है। चल रहा है ना क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आपके ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है, आप मुझे कुछ प्रतिभूतियां दीजिए जिसको मैं गिरवी रखकर उसके बदले में आपको लोन दे देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि ठीक है, मेरे पास सिक्योरिटीज पड़ी है, प्रतिभूतियां पड़ी है, आप अपने पास गिरवी रख लो और मुझे ऋण दे दो। तो प्रतिभूतियों के बदले जो ऋण देता है वह क्या कहलाता है? प्रतिभूतियों के बदले जो ऋण देता है, और उस ऋण के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर से ब्याज चार्ज करता है वह रेपो रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? रेपो रेट। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियों के बदले जिस दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है रेपो दर कहलाती है। प्रतिभूतियों के बदले दीर्घकालीन ऋण नहीं दिया जाता है, केवल अल्पकालीन ऋण। कुछ समय के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी आईडीएफसी जो भी बैंक है वो काम निकाल सकता है, अपना प्रतिभूतियां गिरवी रख के ऋण ले लेता है, उसके ऊपर जो भी ब्याज पे करता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी ब्याज वसूल करता है ऐसे ऋण पर, वो जो ब्याज वसूल करता है, जिस दर पर वसूल करता है वो दर क्या कहलाती है? रेपो दर कहलाती है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियों के बदले जिस दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है रेपो दर कहलाती है। वर्तमान में कितनी है? रेपो रेट 4% है। अब है रिवर्स रेपो रेट। जरूरी थोड़ी है कि एसबीआई हमेशा मांगता ही रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। एक टाइम ऐसा भी आता है कि एसबीआई के पास में बचतें हो जाती है, स्वयं की बचतें हो जाती है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहता है कि ये लो मेरे पास आप सेविंग है, अब आप मेरी सेविंग को अपने पास रख लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा करवा देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? जो भी बस्ती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमा करवाई है उसके ऊपर कुछ ब्याज पे करता है। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसकी अल्पकालीन बचतों के बदले में कुछ ब्याज पे करता है। जिस दर पर ब्याज पे करता है, ब्याज का भुगतान करता है, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। मतलब आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज ले रहा था, लेकिन अब की बार उसको देना पड़ रहा है, रिवर्स हो गया, मतलब उल्टा हो गया, ये रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई में जमा अल्पकालीन बस्तों पर जिस दर से ब्याज दिया जाता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। वर्तमान में 3.35% है। खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई को जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घटानी होती है तो प्रतिभूतियां विक्रय कर देता है, इसे संकुचनवादी व इसके विपरीत प्रतिभूतियां का क्रय करके मुद्रा पूर्ति बढ़ा देता है, इसे विस्तारवादी उपाय कहते हैं। इसको अपन ने एक बार समझा भी था, लेकिन उस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इस बात को, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखिए, आरबीआई को जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति घटानी है, यानी मुद्रा पूर्ति ज्यादा हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को घटानी है इसे, तो क्या करेगा? घटानी होती है तो प्रतिभूतियां विक्रय कर देता है, यानी उसके पास में प्रतिभूतियां पड़ी थी, अर्थव्यवस्था में विक्रय करेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में मुद्रा आ जाएगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? संकुचनवाद, यानी अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ है। और इसके विपरीत क्या होगा? प्रतिभूतियों का क्रय करके मुद्रा पूर्ति बढ़ा देता है। इसके विपरीत यदि उसको मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो प्रतिभूतियों का क्या कर लेगा? वो क्रय कर लेगा। प्रतिभूतियां तो स्वयं के पास जमा कर लेगा, और बदले में क्या दे देगा? मुद्रा अर्थव्यवस्था में उतार देगा, जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, इससे अर्थव्यवस्था में विस्तार आएगा, एक्सपेंशन आएगा, और इसे कहते हैं विस्तारवादी उपाय कहते हैं। तो ये थे आपके मात्रात्मक उपकरण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट है अपने गुणात्मक उपकरण। साथियों, गुणात्मक
उपकरणों के लिए मेरे पास थोड़ा सा समय अभाव है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इतना सा कष्ट आप स्वयं कर लेना, मैं थोड़ा सा बोल के समझा देता हूँ। जैसे कि गुणात्मक उपकरणों में मेरे पास जो भी मैंने कंटेंट्स बना रखा है वो बहुत ही अच्छे से लिख रखा है। तो गुणात्मक उपकरण वो होते हैं, यानी मात्रात्मक उपकरणों के अलावा अन्य सभी प्रकार के जो उपकरण होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो सब क्या कहलाते हैं? गुणात्मक उपकरण कहलाते हैं। तो गुणात्मक उपकरणों में एक है जैसे आपका सीमांत आवश्यकता निर्धारण या चयनात्मक साख निर्धारण। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने स्तर पे कुछ भी नहीं करता है। वो अपने स्तर पे मतलब दरों की कमी या वृद्धि, दरों में कमी या वृद्धि या जैसे प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नहीं करता है। इसके अलावा एक और अन्य उपाय अपनाता है, उसमें क्या करता है कि सीमांत आवश्यकता का निर्धारण कर देता है। सीमांत आवश्यकता का निर्धारण कैसे? जैसे कि वो जो वाणिज्यिक बैंक उनको कह देता है कि आप एग्रीकल्चर में इतना लोन दोगे, उद्योगों के लिए इतना दोगे, बेरोजगारों के लिए इतना दोगे, शिक्षा के लिए इतना दोगे, और अन्य सभी जैसे जो योजनाएं चलती हैं उनके लिए इतना ऋण दोगे। कहने का मतलब वो एक तरह से सबको अलग अलग डिवाइड कर देता है कि आप इसी सेक्टर में इतना इतना लोन दोगे। तो ये कहलाता है सीमांत आवश्यकता निर्धारण। जैसे जैसी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग वो लोन देने की जो लिमिट है वो डिसाइड कर देता है। ये कहलाता है गुणात्मक उपाय का सीमांत आवश्यकता निर्धारण। नेक्स्ट है आपका, एक इसमें लिखवाया था मैंने, साख की राशनिंग। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग साख सीमा का निर्धारण कर देना साख की राशनिंग कहलाती है। यानी जैसे सीमांत आवश्यकता का निर्धारण भी एक तरह से यही होता है कि जैसे विभिन्न क्षेत्र है उनके लिए अलग अलग मतलब जो साख सीमा होती है उसका निर्धारण कर देता है। या जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीमांत आवश्यकता में ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी नीति बना देता है जिसके तहत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति यदि वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है तो उसकी ब्याज दर कम लगेगी, और विलासितापूर्ण वस्तुएं जैसे 4 व्हीलर लेनी है, आईफोन लेना है, इनके लिए यदि कोई व्यक्ति ऋण की मांग करता है तो उसके जो ब्याज दर है वो ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये होगी सीमांत आवश्यकता निर्धारण। यानी जिसकी जैसी आवश्यकता है, विलासितापूर्ण आवश्यकताओं के लिए ऊंची ब्याज दर लो, और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है तो उससे निम्न दरों पे ब्याज उपलब्ध करवाओ। तो ये है सीमांत आवश्यकता निर्धारण। नेक्स्ट है साख की राशनिंग। तो साख की राशनिंग में समझना आप थोड़ा सा, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी दूर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए अलग अलग लिमिट डिसाइड कर देता है, ये कहलाती है साख की राशनिंग। नेक्स्ट है नैतिक दबाव। यदि वाणिज्यिक बैंक मनमानी कर रहे हैं, आरबीआई एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो नैतिक दबाव बनाकर वो उनसे मतलब जो भी मतलब नियम होते हैं उनको मनवाता है और साख नियंत्रण करता है। प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भी कर देता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मतलब कोई व्यक्ति नहीं मानता है, कोई बैंक नहीं मानता है तो डायरेक्ट कार्रवाई करके भी उसको मनवाता है वो। प्रचार प्रसार करता है कि इस प्रकार से फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, पैसों को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। गैर उत्पादक कार्य जैसे मृत्यु भोज वगैरह है, दहेज है, जन्म दिन का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन चीजों पे आप कम खर्च करो ताकि बैंक को लोन रिकवरी में भी दिक्कत नहीं आए, और अधिक से अधिक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे जो मनी है उसको एक्सपेंस किया जा सके, और अपनी अर्थव्यवस्था है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसका बहुत ही अच्छे से एक तरह से मजबूती के साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सके। तो ये थे आपके मात्रात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार बीच में थोड़ा सा मतलब फोन आने की वजह से दिक्कत आ गई थी, तो उसको आप एक बार फिर से समझना। मैंने उस चीज को 2-3 बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। अब आपके ऊपर है, आप इसको कैसा समझते हैं, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में कर पाते हैं, कैसे आप इनके नोट्स बना पाते हैं, किस प्रकार से मैंने इतना बहुत ही अच्छे से पूरी जोश तोश और तन मन के साथ में जो कंटेंट दिया इसका आप सदुपयोग कर पाते हैं। और